आखिर ट्विटर क्यों अपनी मनमानी चलाने पर आमादा है? भारत सरकार ने कैसे निकाली ट्विटर की हेकड़ी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अंशुमान दीक्षित। चर्चा का विषय है भारत सरकार और ट्विटर। दोस्तों, इंटरनेट के इस दौर में सोशल मीडिया से कोई भी अछूता नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने नए और पुराने मित्रों से हरदम संपर्क में रहते हैं। सेलिब्रिटीज, जनप्रतिनिधि अपने फैंस के संपर्क में रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया बेलगाम हो जाए, ये सोशल मीडिया अपने आप को हमारा मालिक समझने लगे, तो फिर इसके दुष्परिणाम तय हैं और सरकार को साथ ही साथ समाज को भी चाहिए कि इस पे काबू करे, इस पर लगाम लगाए। सोशल मीडिया को काबू भी करने के लिए वैसे तो देश में कई तरह के सख्त कानूनों की, आईटी कानूनों की आवश्यकता थी और सरकार ने आईटी कानून बनाए और नए आईटी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्त रुख भी अख्तियार किया है। सरकार ने अंतिम मौका देते हुए ट्विटर से कहा है कि वह आईटी नियमों के नए नियमों का हर हाल में पालन सुनिश्चित करे। नए आईटी नियमों को 25 मई से लागू होना था। सरकार ने ट्विटर को 26 मई को पहला नोटिस, 28 मई को दूसरा, 2 जून को तीसरा और 5 जून को आखिरी नोटिस भेजा है। आखिर सरकार बनाम ट्विटर की जंग है क्या? बात इतनी क्यों बिगड़ती चली गई कि आखिरी चेतावनी तक पहुंच गई? आइए जानते हैं पूरे मामले को। सबसे पहले जानते हैं कि नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर का क्या रुख है और सरकार क्या कह रही है। दरअसल नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर ने कहा है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो फ्री स्पीच को बाधित कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने दो टूक कहा है कि ट्विटर एक इंटरमीडियरी है, लिहाजा उसे सरकारी आदेशों को मानना ही होगा। ऐसा नहीं चल सकता कि वो अपने नियमों का हवाला देकर सरकार के नियमों को मानने से इनकार करे। वैसे भी किसी देश में जो भी वाणिज्यिक गतिविधियां करता है उसे उस देश की सरकार और जनता के प्रति जवाबदेह होना ही चाहिए। हम नहीं भूल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के माध्यम से देश पर किस प्रकार से कब्जा किया और विश्व की आय में देश का हिस्सा 200 वर्षों में किस तरह से 23% से घटकर मात्र 2% रह गया था। इंटरनेट मीडिया कंपनियों की पैठ ईस्ट इंडिया से ज्यादा गहरी है क्योंकि वे हमारी मानसिकता को ही प्रभावित कर सकती हैं या कर रही हैं। आज इन कंपनियों ने यह भ्रामक प्रचार कर रखा है कि यदि भारत ने उन पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो विदेशी निवेश मिलना बंद हो जाएगा। पहली बात तो यह कि विदेशी निवेश मिलना बंद नहीं होगा। क्या चीन में विदेशी निवेश मिलना बंद हो गया, जबकि वहां पर ट्विटर, यूट्यूब या इस तरह की कंपनियों पर कितना ज्यादा जबरदस्त नियंत्रण है? तो जब चीन में तमाम नियंत्रण के बावजूद भी विदेशी निवेश आना बंद नहीं हुआ है तो भारत में कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, यदि विदेशी निवेश मिलना बंद हो भी जाता है तो देश का आर्थिक स्वास्थ्य सुधर जाएगा। कई बार विदेशी निवेश आकर्षित करने का आडंबर इसलिए किया जाता है ताकि देश के अमीर अपनी पूंजी आसानी से बाहर ले जा सकें। इस प्रकार के मिथ्या और भ्रामक प्रचार पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि इंटरनेट मीडिया कंपनी जो है वो देश की जनता के प्रति जवाबदेह हों। आइए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई और बात यहां तक पहुंची कैसे। ट्विटर बनाम सरकार की जंग इस साल जनवरी के आखिर में शुरू हुई। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई थी। उस दौरान ट्विटर पर कथित रूप से कई फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट शेयर किए जा रहे थे। 31 जनवरी को सरकार ने ट्विटर से कुछ अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। इनमें वे हैंडल भी शामिल थे जो कि #मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि मोदी किसानों का नरसंहार कराना चाहते हैं। 4 फरवरी को सरकार ने ट्विटर को 1157 और अकाउंट्स की सूची सौंपी जो भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल थे। सरकार के मुताबिक ये अकाउंट्स या तो पाकिस्तान से जुड़े लोगों के थे या खालिस्तान समर्थकों के थे। इस बार भी ट्विटर ने महज कुछ हैंडल्स को ब्लॉक किया और उनको जल्दी ही फिर से शुरू कर दिया। तो जिस प्रकार की नकारात्मक भूमिका ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया निभा रहे हैं उसके प्रति न केवल सरकारों को बल्कि समाज को भी जागृत होना चाहिए। सोशल मीडिया पूरी तरह से अनसोशल हो चुके हैं। हालांकि जो कुछ हो रहा उसकी आशंका पहले से ही थी। ट्विटर का इस्तेमाल भारत विरोधी अभियान के लिए लगातार हो रहा है, जिससे किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा था और हुआ भी।
इसके पहले सरकार ने ट्विटर को उन हैंडल्स और हैशटैग को हटाने का आदेश दिया था जिसमें दावा किया गया था कि किसान नरसंहार की योजना बनाई जा रही है। ट्विटर ने 257 अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उन हैंडल्स को बहाल भी कर दिया। इससे सरकार और ट्विटर में ठनना तय था और ठन गई। इस बीच 25 फरवरी को सरकार ने नई आईटी नियम जारी किए। 50 लाख से ज्यादा यूजर वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में रखे गए। नए नियमों के मुताबिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सरकार अगर किसी भड़काऊ ट्वीट या पोस्ट के बारे में जानकारी मांगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस ट्वीट या पोस्ट के बारे का जो ओरिजिनेटर है उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दे तो उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। इस दृष्टि से सरकार ने इन इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जो नियम लगाए हैं वो मेरे हिसाब से तो पूर्ण रूप से सही है। सरकार ने कहा है कि इन्हें एक शिकायत निवारण अधिकारी और सरकार से संबंध स्थापित करने के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करना होगा। इसी क्रम में सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि वे किसी सूचना का मूल स्रोत पता लगाने की व्यवस्था करे। इस दिशा में फेसबुक ने तो काम किया है। उसने क्या किया, एक ओवरसाइट बोर्ड की स्थापना की जो उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है। खबरों के अनुसार अपील किए गए मामलों में फेसबुक के 5 में से 4 निर्णयों को ओवरसाइट बोर्ड ने गलत ठहराया है। इसके बाद फेसबुक ने बोर्ड की सलाह का अनुपालन भी किया। ओवरसाइट बोर्ड सही दिशा में कार्य करता दिख रहा है, लेकिन यह बोर्ड फिर भी भारत की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और भारत की संप्रभुता के बाहर है। ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश बताकर नए आईटी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। अब देखिए, ट्विटर इस मामले में भी सबसे अलग जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप मान रहे हैं, लेकिन ट्विटर नहीं मान रहा है। यहां तक कि बाद में मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने भी दो टूक कहा कि अगर सरकार खुद नए नियमों को लागू करने पर रोक नहीं लगाती है तो ट्विटर को उनका पालन करना ही होगा। ट्विटर के नए नियमों को नहीं मानने से अड़ने पर सरकार से तल्खी बढ़ती गई। इसी बीच पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट का मामला सामने आया। टूल किट क्या है ये अलग से मैं किसी वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा। सरकार ने कहा कि भारत में सौहार्द बिगाड़ने और अशांति फैलाने के लिए ट्विटर का दुरुपयोग हो रहा है। योजनाबद्ध तरीके से सोशल मीडिया अभियान चलाकर अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। और समझिए, इस बीच में ट्विटर ने गलती से भारत के लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के नक्शे में दिखा दिया और इस गलती को सुधारने में ट्विटर ने कई दिन का वक्त लिया। अब इस पर सरकार का नाराज हो जाना लाजमी है। इसके अलावा और सुनिए, B1617 को इंडियन वेरिएंट लिखने वाले बहुत सी पोस्ट पर ट्विटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने बार बार कहा कि यह भारत विरोधी अभियान है, लेकिन ट्विटर ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद ट्विटर ने जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, जैसे नाइजीरिया के राष्ट्रपति का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, ऐसे ही क्या हुआ कि यहां पर जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं उनके पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। ब्लू टिक होता क्या है? ट्विटर का ब्लू टिक का मतलब यह है कि अकाउंट जनहित से जुड़ा है और असली है। इसे पाने के लिए अकाउंट का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। ट्विटर सरकारी कंपनियों, ब्रांड, एनजीओ, समाचार संगठन, पत्रकार, मनोरंजन, खेल, कार्यकर्ता, आयोजकों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के खास अकाउंट को प्रमाणित करता है और उनको ब्लू टिक देता है। ट्विटर का तर्क है कि अगर कोई हैंडल अपना नाम बदलता है या फिर प्रमाणीकृत किए जाने के आधार पर अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका ब्लू टिक हटाया जा सकता है। लेकिन यही तर्क अगर बात की जाए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस नेता अहमद पटेल और ऋषि कपूर, इन पर लागू नहीं हुआ। प्रणब के ट्विटर अकाउंट से आखिरी ट्वीट उनकी मृत्यु से पहले अगस्त 2020 में किया गया था। अहमद पटेल का अकाउंट अक्टूबर 2020, ऋषि कपूर का अकाउंट अप्रैल 2020 और इरफान का अकाउंट मई 2020 से सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका ब्लू टिक नहीं हटाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के कुछ नेताओं के भी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हट गया। तो इसके बाद से ट्विटर पर ट्विटर बैन इन इंडिया ये हैशटैग चलने लगा। ट्विटर पर ही मांग उठने लगी कि नाइजीरिया की तरह भारत में भी इसे बैन कर दिया जाए। हाल ही में क्या हुआ कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत पार्टी के कुछ नेताओं की कुछ पोस्ट पर मैनिपुलेट मीडिया का टैग लगाया गया।
सवाल ये नहीं है कि ऐसा करके सही किया गया या गलत किया गया। विषय ये है कि इन खबरों के सच या झूठ होने के निर्णय कौन करेगा? ट्विटर करेगा अपने वाणिज्यिक स्वार्थों की खातिर, या देश की जनता करेगी? इसके बाद जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर के दफ्तर में पहुंची तो ट्विटर ने बयान जारी करके क्या कहा कि भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसके अलावा उसके यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी संभावित खतरा है। इस पर आईटी मिनिस्ट्री ने बेहद तल्ख प्रतिक्रिया दी और कहा कि ट्विटर खुद ही जांच करने वाली और फैसला सुनाने वाली एजेंसी या अदालत बनने की कोशिश न करे। इधर ट्विटर के साथ तनातनी बढ़ रही थी, उधर क्या हुआ कि कई केंद्रीय मंत्री और मंत्रालय ट्विटर का विकल्प बताए जा रहे देसी ऐप कू पर मौजूदगी दर्ज कराने लगे, बल्कि उसे एक तरह से प्रमोट भी कर रहे थे और सरकार की तरफ से ट्विटर को ये कड़ा संदेश भी देखा गया। अब सरकार द्वारा बनाया गया नियम तो ठीक है, पर इस पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के हाथ में देने से दूसरा संकट पैदा होगा। देखिए, अभी तक हमने समस्याएं डिस्कस करी हैं, अब हम थोड़े समाधान भी तो उसके डिस्कस कर लें। समस्याएं तो सबको मालूम होती हैं। तो जैसे चीन में वुहान में कोरोना वायरस पनपने की खबरों पर रोक लगा दी थी, इसी तरह म्यांमार के शासक जनता के दमन की खबरों पर रोक लगा रहे हैं। तो अब हमारे सामने दो परस्पर विरोधी उद्देश्य हैं। एक तरफ इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, दूसरी तरफ उन्हें सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां देश की जनता के प्रति जवाबदेह हों, पर सरकार के पूर्णतः अधीन न हो। अब परस्पर विरोधी उद्देश्यों को हासिल कैसे किया जा सकता है, ये हम 3 उपाय इसके देखते हैं। पहला, कि सभी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को आदेश दिया जाए कि भारत में एक नई कंपनी गठित करें और अपनी गतिविधियों को उसी के तत्वावधान में क्रियान्वित करें। इस कंपनी में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी होती है, जैसे कंपनियों के बोर्ड में ऋण देने वाले बैंक द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। वैसे ही इंटरनेट मीडिया कंपनियों में बोर्डों के समूह में से एक स्वयं कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक हो और एक सरकार द्वारा तय स्वतंत्र निदेशक और एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तय निदेशक। ऐसा करने से क्या होगा कि कंपनी की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी इन निदेशकों को रहेगी और वे कंपनी के निर्णयों में दखल भी दे सकेंगे। दूसरा उपाय, भारत सरकार को आत्मनिर्भर डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करना चाहिए। व्हाट्सएप द्वारा निजता का उल्लंघन करने की नीति बनाने के बाद सिग्नल, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में वृद्धि हुई है, लेकिन ये भी तो विदेशी कंपनियां हैं। अब अगर हम इनकी शरण में जा रहे हैं तो बात वही होगी कि कुएं से निकलकर खाई में गिरे। इसलिए भारत सरकार को आत्मनिर्भर डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करने के लिए देश की कंपनियों के लिए पैकेज बनाना चाहिए। यदि वे 10 लाख या अधिक सदस्य बनाएंगी तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसा करने से देश में कई इंटरनेट मीडिया कंपनियां पनप जाएंगी और फेसबुक और ट्विटर पर हमारी निर्भरता स्वयं कम हो जाएगी। तीसरा उपाय यह है कि कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया जाए कि किसी भी इंटरनेट मीडिया कंपनी के भारत में अधिकतर सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दे, जैसे कमीशन तय कर दे। कोई भी कंपनी 2 करोड़ से अधिक सदस्य नहीं बना सकती। यदि वह 2 करोड़ से अधिक सदस्य बनाएगी तो कंपनी का 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाएगा। ऐसा करने से तमाम कंपनियां बन जाएंगी और किसी एक पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हमें इस चिंता में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर नियंत्रण से भारत की साख गिरेगी और विदेशी निवेश का अकाल पड़ जाएगा। विदेशी निवेश का अकाल का भय इन्हीं इंटरनेट मीडिया कंपनियों के दिमाग की उपज है, ताकि वे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत के मानस को सम्मोहित करके अपने क्षुद्र स्वार्थों को हासिल कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला कोई विषय लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।